हाँ जी बच्चे, लास्ट ना हम क्लास में क्वालिटी फैक्टर पढ़ रहे थे और आपको मैंने बताया था क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। रेजोनेंस जो कर्व होता है उसकी ना शार्पनेस जो है वो मेजर करता है क्वालिटी फैक्टर। आई में और ओमेगा में हमने ग्राफ बनाया था और ये ग्राफ अपना जितनी नैरो होता था वो क्वालिटी फैक्टर बताता था। फिर आपको मैंने क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला बताया था 1/r√L/c। जितना ग्राफ वाइड होता है, ठीक है, उतनी क्वालिटी फैक्टर कम होती है। ठीक है, जैसे ये ग्राफ ए है, ये ग्राफ बी है, ग्राफ बी वाइड है तो ग्राफ बी की क्वालिटी कम है। और क्वालिटी फैक्टर होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर ग्राफ बी की क्वालिटी कम है तो ग्राफ बी में इन्होंने ज़्यादा रेजिस्टेंस यूज़ किया हुआ है। ठीक है, मैं इसी के बेस पे आपको एक दो न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। क्वेश्चन लिखेंगे 2 students A and B perform LCR experiment in a laboratory. They use same inductance. उन्होंने ना सेम इंडक्टेंस यूज़ की है। दे यूज सेम इंडक्टेंस एंड दिस ग्राफ इज ड्रॉन। ये गिवन है क्वेश्चन में। ये ग्राफ ए ने बनाया है, ये ग्राफ बी ने बनाया है। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, विच स्टूडेंट यूज ग्रेटर रेजिस्टेंस। फर्स्ट पार्ट इज विच स्टूडेंट यूज ग्रेटर रेजिस्टेंस। इनमें से किस स्टूडेंट ने ग्रेटर रेजिस्टेंस यूज़ किया है। सेकेंड पार्ट है, इज दे यूज सेम कैपेसिटेंस। क्या उन्होंने सेम कैपेसिटेंस यूज़ की है। हाँ जी, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसा इसका क्वेश्चन आता है। तो रेजिस्टेंस की बच्चे इन्होंने बात की है आपसे। तो अब ये देखो कि इसमें से कौन सा ग्राफ वाइड है। तो इसमें बी वाला ग्राफ वाइड है, ए वाला ग्राफ नैरो है। तो इसका मतलब ए की क्वालिटी बी से ज़्यादा अच्छी है। अगर ए की क्वालिटी अच्छी है तो क्वालिटी फैक्टर होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर ए की क्वालिटी ज़्यादा है तो ए का रेजिस्टेंस कम होगा और बी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ये हमने लिख लिया। पहला पार्ट तो हो गया सिंपल। सेकंड पार्ट है कि इन दोनों में से क्या ये दोनों सेम कैपेसिटेंस यूज़ करेंगे। तो आप ग्राफ को अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, तो इस ग्राफ में बी वाले के लिए और ए वाले के लिए ना, बी वाला भी जो है ना वो करंट इस फ्रिक्वेंसी पे मैक्सिमम है और ए वाले का भी जो करंट है वो भी इसी फ्रिक्वेंसी पे मैक्सिमम है। मतलब बी वाला और ए वाले दोनों का करंट एक सेम फ्रिक्वेंसी पे मैक्सिमम है। इसका मतलब बी वाले एलसीआर सर्किट की और ए वाले एलसीआर सर्किट की रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी सेम है। थोड़ा ये वर्ड्स में लिख लेंगे अपन। इन दिस ग्राफ करंट फॉर कर्व बी, इन दिस ग्राफ करंट फॉर द कर्व बी एंड कर्व ए is maximum at same frequency omega r, is maximum at same frequency omega r। मतलब दोनों के लिए ओमेगा जो r है वो सेम है। ओमेगा r का फॉर्मूला होता है 1/√LC, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब a वाले का भी ओमेगा और बी वाले का भी ओमेगा सेम है, तो 1/√LACA इक्वल टू 1/√LBCB। इट एम्प्लाइज, कटिंग करेंगे, स्केयरिंग करेंगे, तो इसका मतलब LBCB की वैल्यू जो आएगी वो LACA के इक्वल आ जाएगी। अब आपको क्वेश्चन में इन्होंने पहले ही दे दिया कि दोनों ने सेम इंडक्टेंस यूज़ की है।
अगर इन दोनों ने सेम इंडक्टेंस यूज़ किया तो एल ए से एल बी कैंसिल हो जाएगा, तो इससे आपके पास सी ए की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, सी बी के इक्वल आ गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ स्टूडेंट्स यूज़ सेम कैपेसिटेंस आल्सो, बोथ स्टूडेंट्स यूज़ सेम कैपेसिटेंस आल्सो। अब इसमें ना पेपर में बच्चे और भी क्वेश्चन बना सकता है, वो आपको मैं बता रहा हूँ कैसे। सारा कुछ सेम है, मैंने आपको स्टेटमेंट में लिखवाया था कि स्टूडेंट ए ने और बी ने इंडक्टेंस सेम यूज़ की है। अगर मैं आपको ये कह दूँ कि स्टूडेंट ए ने इंडक्टेंस ज़्यादा यूज़ की है, ग्राफ यही है। अब अगला क्वेश्चन बना लो, स्टेटमेंट मैं नहीं लिखवाऊंगा, एक पार्ट लिख लेते हैं आप कि स्टूडेंट ए ने अगर इंडक्टेंस ज़्यादा यूज़ की है तो अपन ने ये बताना है कि अब कैपेसिटेंस वाले केस में कौन कैपेसिटेंस ज़्यादा यूज़ करेगा। तो अगर इंडक्टेंस ज़्यादा यूज़ की है ए स्टूडेंट ने तो सब कुछ सेम है, तो एल ए सी ए इक्वल टू एल बी सी बी आ गया है, तो सी ए बाई सी बी इक्वल टू एल बी बाई एल ए हो गया। एल बी कम है तो ये रेशो लेस दैन 1 बनेगी, इसका मतलब सी ए इज़ लेस दैन सी बी। इसका मतलब होगा कि अगर ए ने इंडक्टेंस ज़्यादा यूज़ की है ना तो ए कैपेसिटेंस कम यूज़ करेगा, तभी जाके इनकी जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आएगी वो सेम आएगी। मतलब ऐसे क्वेश्चन भी बना सकते हैं, इक्वल भी दे सकता है, डबल भी दे सकता है, इंडक्टेंस डबल है तो कैपेसिटेंस में क्या रिलेशन होगा। तो बस आपने यही रखना है। अगर मैं बोलूँ इंडक्टेंस डबल है, एल ए डबल है एल टू से, तो अगर एल ए डबल है तो एल ए की वैल्यू 2 लिख के डबल करके रेशो आ जाएगी, मतलब कंडीशनें सारी सेम है। चलो मैं एक वैसे ही बता देता हूँ, अगर एल ए इसने डबल यूज़ किया तो क्या बनेगा, एल ए की वैल्यू 2 सी ए इक्वल टू सी बी इक्वल टू एल बी इंटू सी बी, एल बी से एल बी कैंसिल हो गया तो सी ए की जो वैल्यू आ गई वो हाफ सी बी आ गई। तो ऐसे जितने मर्जी केसेज आप बना ले, करना ऐसे ही है। अब बच्चे क्वालिटी फैक्टर के एक डेफिनेशन तो आपको मैंने बता दी थी, और ये वाला एक फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, 1/r अंडर रूट ऑफ एल बाई सी होता है। क्वालिटी फैक्टर का एक फार्मूला हो रहा है, एक कॉन्सेप्ट हो रहा है क्वालिटी फैक्टर का ही, वो आप कर रहे हैं। ये हमने ना रेजोनेंस कर्व भी बनाया हुआ है, आई में और ओमेगा में ग्राफ है। इस तरह का ये ग्राफ आपको पता है बनता है, और इस ग्राफ में ये जो करंट है ये मैक्सिमम करंट है आई नोट है, और आई नोट करंट एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे होता है ओमेगा आर पे, एंगुलर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। अब 0 से लेकर आई नोट तक है तो रास्ते में कहीं ना कहीं करंट आई नोट बाई रूट 2 भी होगा। जब हम 0 से लेकर आई नोट तक जाएंगे तो ऑन द पाथ करंट की वैल्यू कहीं ना कहीं आई नोट बाई रूट 2 भी होगी। तो आई नोट बाई रूट 2 जिस पॉइंट पे करंट होगा उसको आप ऐसे आगे एक्सटेंड करो। तो आई नोट बाई रूट 2 वाला जो करंट है ना, अगर हम ग्राफ को देखें तो वो इस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। एक वो ओमेगा 1 पे कट कर रहा है, एक वो ओमेगा 2 पे कट कर रहा है। इनमें से ओमेगा 1 जो है वो सबसे कम है, ओमेगा आर ज़्यादा है, और ओमेगा 2 सबसे ज़्यादा है। यही ग्राफ बताता है अपने को। जो ओमेगा 2 है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो क्या मैं ओमेगा 2 की वैल्यू ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा लिख दूँ, क्योंकि ओमेगा 2 ओमेगा आर से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसी तरह जो ओमेगा 1 है वो ओमेगा आर से थोड़ा सा कम है, तो क्या मैं ओमेगा 1 को ये लिख दूँ ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा, हम लिख सकते हैं। तो मैंने ओमेगा 2 की वैल्यू भी लिख दी, ओमेगा 1 की वैल्यू भी लिख दी है। दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूँ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का, तो वट इज ओमेगा 2 ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा 1 है ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी सोल्व करके 2 डेल्टा ओमेगा, और इस 2 डेल्टा ओमेगा को या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को हम नाम देते हैं डेट इज़ एंगुलर बैंड विड्थ। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को हम नाम देते हैं एंगुलर बैंड विड्थ, और इसकी जो वैल्यू आपके पास है वो है 2 डेल्टा ओमेगा एंगुलर बैंड विड्थ।
हमें तो क्वालिटी फैक्टर के बारे में बताना है। तो क्वालिटी फैक्टर का एक नया फॉर्मूला है ओमेगा आर बाय 2 डेल्टा ओमेगा, ओमेगा आर बाय 2 डेल्टा ओमेगा। तो बच्चे जो क्वालिटी फैक्टर है ये किसकी रेशो होगी फिर? व्हाट इज ओमेगा आर? एंगुलर बैंडविड्थ, सॉरी एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की रेशो किसके साथ? एंगुलर बैंडविड्थ के साथ। तो जो क्वालिटी फैक्टर जो Q है वो रेशो है एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की, जो रेशो है किसके साथ है? एंगुलर बैंडविड्थ के साथ है। तो उसको हमने क्वालिटी फैक्टर का नाम दिया है, रेशो है ये, डेफिनेशन है, ठीक है, याद रखनी है। जितनी ये बैंडविड्थ होगी ना, जितनी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी आपके सामने है, उतनी क्वालिटी फैक्टर कम होगा। तो ये आपको मैंने क्वालिटी फैक्टर के बारे में बताया। एक क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ LCR सर्किट का, उसमें हम सब कुछ फाइंड करेंगे, फिर नेक्स्ट हम LR सर्किट स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज़ इंडक्टर, दिस इज़ कैपेसिटर, दिस इज़ रजिस्टर, ये सप्लाई दे दी V इक्वल टू 200 साइन 100t। इसमें इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है 10 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड एंड रजिस्टर्स की वैल्यू है 10 ओम। अब वोल्टेज को ना ऐसे लिखो, ये ना लिखो, वोल्टेज को आप ऐसे लिखेंगे 220 वोल्ट AC सप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन है दिस सर्किट इन रेजोनेंस, ये सर्किट ना आपको रेजोनेंस में दे दिया, दिस सर्किट इन रेजोनेंस। अगर ये सर्किट आपको रेजोनेंस में दे रही है, फर्स्ट पार्ट है फाइंड द एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, सेकंड पार्ट है फाइंड द RMS करंट, थर्ड पार्ट है फाइंड द पीक करंट, फोर्थ पार्ट है क्वालिटी फैक्टर। तो पहले तो आप सब लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालेंगे इस सर्किट की, कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो फर्स्ट पार्ट आप पढ़ रहे हैं ओमेगा आर। ओमेगा आर का फॉर्मूला होता है 1/√LC। सिंप्लीफाई करेंगे 1/√L कितना गिवन है आपको? 10 मिली हेनरी, और कैपेसिटी कितने गिवन है? 2 माइक्रोफैरेड। तो इससे ओमेगा आर की वैल्यू बन जाएगी 1/√2 × 10⁻⁻8। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/10⁻⁴ × √2। तो ओमेगा आर की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁴/√2, और ओमेगा आर ना रेडियन पर सेकंड में होता है। ये ओमेगा आर आ गया, एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई। नेक्स्ट पार्ट है वी हैव टू फाइंड द RMS करंट। अब सर्किट किस में दिया हुआ है? रेजोनेंस में गिवन है। अगर सर्किट रेजोनेंस में है तो Z की वैल्यू मिनिमम होती है और वो R के इक्वल होती है, और R की वैल्यू डायरेक्टली आपको पता है, डेट इज़ 10 ओम। तो अगर सर्किट रेजोनेंस में है तो Z की वैल्यू तो आ रही है, डेट इज़ 10 ओम। तो VRMS हमें दिया हुआ है वोल्टेज के साथ, अगर कुछ नहीं लिखा तो हम कौन सी वोल्टेज मानते हैं? उसको हम RMS वोल्टेज मानते हैं। तो हमें IRMS निकालना है। IRMS की वैल्यू कितनी? VRMS/Z। वट इज़ VRMS? 220। वट इज़ Z है 10। तो 22 एम्पेयर जो है वो करंट आ जाएगा, RMS करंट आ जाएगा। वोल्टेज से कुछ भी नहीं लिखा तो दिस इज़ द RMS वोल्टेज। तो RMS वोल्टेज से RMS करंट आता है। थर्ड है I0। एक बात और, पेपर में क्वेश्चंस में ना हम I0 को
करंट एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। अगर ना लिखा हो ना आई नोट और सीधा लिखा है करंट एम्पलीट्यूड, तो उसका मतलब आपने आई नोट ही पता लगाना है। वी हैव टू फाइंड आई नोट। तो आई आर एम एस आपको पता है, आई आर एम एस की वैल्यू होती है आई नोट बाई रूट टू। वट इज़ आई आर एम एस 22। तो इससे आपके पास जो आई नोट बनेगा वो 22 रूट 2 एम्पेयर बन जाएगा। तो थर्ड पार्ट आपका हो गया। फोर्थ पार्ट वी हैव टू फाइंड द क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर Q का फॉर्मूला होता है 1/r अंडर रूट ऑफ L/C। LCR सर्किट में जो क्वालिटी फैक्टर है Q, उसकी वैल्यू होती है 1/r अंडर रूट ऑफ L/C। पुट द वैल्यू, R की वैल्यू है 10, L की वैल्यू है 10 मिली हेनरी और जो कैपेसिटी है उसकी वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6 दैट इज़ 2 माइक्रोफैरेड। तो अगर हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हम क्वालिटी फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। दिस इज़ द आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये हमने करने हैं। तो हमारा L ख़त्म हो गया, C ख़त्म हो गया, R ख़त्म हो गया, LCR ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम अगला कम्बिनेशन कर रहे हैं LR सर्किट। सोल्व कर लेना आप। क्वालिटी फैक्टर है नो यूनिट, इसके कोई यूनिट तो होते नहीं, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है बस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं आज क्लास में, दैट इज़ LR सर्किट। L फॉर इंडक्टर, R फॉर रजिस्टर। और हमारे सिलेबस में सीरीज़ वाले सर्किट है, सीरीज़ LR सर्किट है, पैरेलल वाला नहीं है। तो L और R इंडक्टर को और रजिस्टर को हमने सीरीज़ में लगा दिया है, इसमें कैपेसिटर नहीं लगा, कैपेसिटर मिस है। ये दोनों सर्किट सीरीज़ में लगे L और R। अगर ये दोनों सीरीज़ में लगे हैं तो सीरीज़ में तो आपको पता है करंट सेम होता है। तो ये मैंने करंट जो बनाया आई नोट, पीक करंट है ये, और ये भी आई नोट। L फॉर इंडक्टर है। इंडक्टर में जो वोल्टेज होती है वो ऊपर की तरफ बनानी है, क्योंकि करंट आपको पता है लैग करता है π/2 एंगल से, पुरानी बात है। तो करंट अगर लैग कर रहा है तो V नोट L इंडक्टर में वोल्टेज हम ऊपर की तरफ बनाएंगे। और जो रजिस्टर है इसमें वोल्टेज हमने राइट साइड पे ही बनानी है, करंट की तरफ ही बनानी है, क्योंकि रजिस्टर में करंट और वोल्टेज आर इन द सेम फेज। तो इन दोनों का अगर आप कंबाइन करते हैं तो V नोट R राइट साइड पे, आई नोट भी सेम डायरेक्शन में, और O से लेकर B तक जो V नोट L है वो लीड करेगा ऊपर की तरफ बढ़ाना है। बस इसमें ना कैपेसिटर मिस है, C नहीं बनाया हुआ, बाकी सब ठीक है, वैसे पुराना ही काम है। अब V नोट L और V नोट A, ये ऐसे दो वोल्टेज होगी ना, इसको लेके आपने ये पैरेललोग्राम बनानी है, और O से लेकर C तक ये आपके पास आ गई है रिजल्टेंट वोल्टेज। बिल्कुल LCR सर्किट जैसा ही है, कोई फ़र्क नहीं है। O2C इज रिजल्टेंट वोल्टेज। अब बच्चे आपके पास V नोट R और V नोट L में आपस में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज आप लिखेंगे V नोट डेट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ V नोट R का स्क्वायर प्लस V नोट L का स्क्वायर, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। व्हाट इज़ V नोट R? V नोट R की वैल्यू कितनी, I नोट R, प्लस V नोट L की वैल्यू कितनी है, I नोट XL। क्योंकि इंडक्टर में वोल्टेज का फॉर्मूला करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है। अब तक तो सबको याद हो गया आएगा आपको कि इंडक्टर में जो करंट है डेट इज़ I नोट, और रेजिस्टेंस कितना होता है, XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इसको अगर आप कंबाइन करें, उसमें से अगर I नोट कॉमन निकालें तो आपका रूट के अंदर क्या रह जाएगा, R² प्लस XL² रह जाएगा। तो आपके पास V नोट बाय I नोट की जो वैल्यू बनती है वो बनती है अंडर रूट ऑफ R²
प्लस एक्सएल स्क्वायर। और जो वी नोट बाई आई नोट है इसको हम लिखते हैं जेड, इम्पीडेंस जेड। तो इम्पीडेंस ही लिखना है क्योंकि ये दो एलिमेंट्स का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, लिखना है इसको इम्पीडेंस ही है। बस इसमें ना सी नहीं आ रहा। अब एलसीआर में यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर आता था, इसमें अब सिर्फ एक्सएल आ रहा है। तो ये आपके पास जेड आ गया, इम्पीडेंस आ गया। अब आपने लिखना है इसमें फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फाई। तो फेज डिफरेंस के लिए अपन लिखेंगे tan फाई। व्हाट इज tan फाई? परपेंडिकुलर AC अपॉन बेस OA। जो AC है वो है V नोट L के इक्वल, और जो OA है वो है V नोट R के इक्वल। व्हाट इज V नोट L? इट इज़ I नोट XL। व्हाट इज V नोट R? इट इज़ I नोट R। I नोट से I नोट कैंसिल हो गया। tan फाई की जो वैल्यू बनती है आपके पास वो XL बाय R बन गई है। तो दिस इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। वैसे हमने XL माइनस XC बाय R पढ़ा था LCR में, इसमें C मिस है। तो tan फाई की जो वैल्यू बनेगी डैट इज़ XL बाय R बनेगी। अब ये सर्किट कौन सा है आपके पास? LR में इंडक्टर है, कैपेसिटर वाला तो है नहीं। तो अगर इंडक्टर लगा होता है तो करंट क्या करता है? लैग करता है। ये कम्बिनेशन है L और R का, तो करंट इसमें भी लैग करेगा, लेकिन जो करंट लैग करेगा ना वो फाई एंगल से लैग करेगा। तो जहाँ पे मैं माइनस फाई लिखूँगा, ये इक्वेशन ऑफ करंट बनेगी। अगर प्योर इंडक्टर होता तो π/2 होता। अब ये L और R का कम्बिनेशन है, तो जो करंट है वो लैग कर रहा है। कितने एंगल से लैग करेगा? फाई एंगल से। हम फाई की वैल्यू निकाल चुके हैं XL बाय R। तो बच्चे दिस इज़ अबाउट LR सर्किट। अब हमने इसके नेक्स्ट ना क्वेश्चंस करने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं। डेरिवेशन तो ख़त्म हो गई है। चलिए इसके न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं LR सर्किट के। बिल्कुल LCR सर्किट जैसे ही न्यूमेरिकल्स है, कोई मुश्किल नहीं लगेंगे आपको। बस इसमें कैपेसिटर मिस है, कैपेसिटर नहीं लगाना, बाकी सब ठीक है। तो दिस इज इंडक्टर, दिस इज रजिस्टर। इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है 40 वोल्ट, रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है 30 वोल्ट। और सर्किट में ऐसे एरो बना हुआ है, करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर। आपका क्वेश्चन है फाइंड इम्पीडेंस जेड। सेकंड पार्ट है फेज डिफरेंस। जेड बताना है और फेज डिफरेंस बताना है। इसमें इन्होंने करंट दे दिया है। इस करंट का मतलब होता है कि ये कौन सा करंट है आपके पास? RMS करंट है। अगर ऐसे हम एरो बना दें ना करंट, तो ये कौन सा करंट है आपके पास? RMS करंट है। अब चाहे इन्होंने इंडक्टर में वोल्टेज 40 लिखी है, रजिस्टर में वोल्टेज 30 लिखी है, तो आपने नेट वोल्टेज जो निकालनी है उसमें दोनों को प्लस सीधा नहीं करना। नेट वोल्टेज हमने पढ़ा है, नेट वोल्टेज होती है डेट इज़ √ऑफ VR² प्लस VL² होती है। अभी हमने जो डेरिवेशन की उसमें भी हमने ये लिखा है, ये नेट वोल्टेज आती है। इंडक्टर में चाहे ऐसे 40 वोल्ट लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसको सीधा प्लस नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है वेक्टर वाला। अब इसमें जो ये वोल्टेज अपने पास है ना 40 या 30, ये RMS वोल्टेज है, तो जो नेट वोल्टेज आएगी वो भी RMS आएगी। हमें पता क्या है चला ये RMS है, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा है इसके साथ, तो ये RMS वोल्टेज है। तो नेट वोल्टेज भी RMS आएगी। तो VRMS की वैल्यू आपके पास कितनी बन गई? व्हाट इज़ VR 30, व्हाट इज़ VL 40। तो आपके पास सोल्व करके जो 50 वोल्ट आ जाएगा, दिस इज़ RMS वोल्टेज, 50 वोल्ट आ गया। अब आपको RMS करंट गिवन है, तो जेड का करंट का फॉर्मूला, IRMS का फॉर्मूला आप सबको याद करवाया हुआ है,
वी आर एम एस बाई जेड, आई आर एम एस है 10, वी आर एम एस है 50 अपॉन जेड, तो इससे जेड इम्पीडेंस की वैल्यू आ जाएगी 5 ओम, ये जेड आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में हमने ना करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस बताना है। तो tan फाई की वैल्यू वैसे तो आपको पता है कि V XL बाई आर होती है, लेकिन मैं इस वैल्यू को XL आपको पता नहीं तो मैं इसको VL बाई VR भी लिख सकता हूँ। आपको वोल्टेज में सारा डाटा गिवन है तो आप वोल्टेज की टर्म्स में फेज डिफरेंस लिख सकते हो। XL की जगह VL लगा दिया और R की जगह VR लगा दिया। वट इज़ VL 40, वट इज़ VR 30। तो tan फाई की जो वैल्यू बनेगी वो 4/3 बन जाएगी, फाई की वैल्यू 53 डिग्री बनेगी। इसका मतलब ये है कि जो करंट है वो वोल्टेज से 53 डिग्री एंगल पे लैग कर रहा है। करंट लैग करेगा बिकॉज ये कौन सा सर्किट है, LR। इस न्यूमेरिकल को करने का मेरे पास एक मेथड और भी है। आपने अगर वोल्टेज से नहीं करना कोई बात नहीं, इंडक्टर में बताना कितनी वोल्टेज है 40 और करंट कितना है 10 एम्पेयर है। करंट तो सेम ही रहता है ना सीरीज़ में। तो आपको पता है इंडक्टर में वोल्टेज VL को मैं I इंटू XL भी तो लिख सकता हूँ, I RMS इंटू XL। VL आपके पास RMS वोल्टेज है, I RMS मेरे को पता है, XL निकाल लो तुम। VL कितना है 40, I RMS कितना है 10 इंटू XL। तो इसको सोल्व करके ना आपके पास XL की वैल्यू 4 आ जाएगी। ऐसे ही VR को मैं लिखूँगा I RMS इंटू R। VR कितना है आपका 30, I RMS है 10, तो इससे R की वैल्यू आ जाएगी 3 ओम। तो R आ गया, XL आ गया। तो अब इस तरीके से भी आप Z निकाल सकते हो। Z का फॉर्मूला है √R² प्लस XL²। व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ R एंड XL आंसर 5 ओम ही आएगा, सब कुछ सेम आएगा, कोई फ़र्क नहीं है। तो बच्चे बाकी न्यूमेरिकल्स फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतने आप प्रैक्टिस करिए, इतना आप देखिए। थैंक यू।